हेलो स्टूडेंट। आज हम पर्यावरणीय कानून इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन में अन्य नियम के बारे में जानेंगे। इसमें से पहला है ध्वनि प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण संशोधन नियम 2000, द नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल अमेंडमेंट रूल 2000। इस नियम में क्या है, इस नियम को भारत सरकार द्वारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अनुसार ध्वनि प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण नियम 2000, जो कि भारत सरकार के वाइड यसो 1088 ई दिनांक 22 नवंबर 2000 को केंद्रीय गजट में प्रकाशित किया गया था। इसको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भारत सरकार के गजट में 22 नवंबर 2000 को वाइड यसो 1088 ई सेक्शन में प्रकाशित किया गया था और जिसे पुनः क्या कहते हैं 11 अक्टूबर 2002 में इसे संशोधन किया गया था। इस नियम के अनुसार शोर के लिए मानक के अनुसार लाउड स्पीकरों का प्रयोग, लाउड स्पीकर का जो भी यूज़ है उसको इसके मानक के अनुसार करना चाहिए और ध्वनि प्रदूषण रोकने हेतु जो भी उपाय हैं तथा वायु की गुणवत्ता के मानकों का वर्णन इसमें किया गया है। इस नियम के अंतर्गत अस्पताल, शैक्षिक संस्थान तथा न्यायालय के आसपास 100 मीटर की दूरी का क्षेत्र शांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया जाता है, जहाँ पर इसके अस्पताल और क्या कहते हैं जो भी कोर्ट्स होते हैं और जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उनके आसपास उनके 100 मीटर के क्षेत्र में कोई भी ध्वनि नहीं कर सकता है, कोई भी लाउड स्पीकर का यूज़ नहीं कर सकता है। लाउड स्पीकर का प्रयोग बिना अधिकृत अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए नहीं करना चाहिए। यानी लाउड स्पीकर जो भी यूज़ है, जो भी अथॉराइज्ड ऑफिसर होता है, बिना उसकी परमिशन के हम नहीं कर सकते हैं। और घिरे हुए क्षेत्र होते हैं जैसे ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, सामुदायिक हॉल और बैंक्वेट हॉल को छोड़कर रात के 10 बजे से 6 बजे तक लाउड स्पीकर का प्रयोग जो प्रतिबंधित है। और नियम के अनुसार केवल सामाजिक तथा धार्मिक त्योहारों या पर्वों के अवसर पर ही रात्रि के 10 बजे से लेकर 12 बजे तक लाउड स्पीकर का प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन यह अनुमति जो है 15 दिन पूरे वर्ष में सिर्फ 15 दिन के लिए ही दी जा सकती है। और किसी भी क्षेत्र में अगर 10 डेसिबल की शोर से अधिक शोर है तो उसकी शिकायत अथॉराइज्ड अधिकारी से की जा सकती है और यह अधिकारी उस व्यक्ति के विरुद्ध इस नियम के अनुसार कार्रवाई करेगा। और जो भी अथॉराइज्ड अधिकारी को किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज या किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर शोर उत्पन्न करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने का अधिकार इस नियम के द्वारा प्रदान किया गया है। जो भी अथॉराइज्ड अधिकारी है, अगर उसको नज़दीकी कोई भी नियर पुलिस स्टेशन है या किसी माध्यम से अगर उसे कोई सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन कर रहा है तो उसके विरुद्ध ये कार्रवाई कर सकते हैं। और दूसरा है द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2000, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंध एवं हस्तगत। इस अधिनियम में प्रमुख प्रावधानों का वर्णन किया गया है, जिसमें कुछ नियम इस प्रकार हैं। जैसे कि यह नियम 25 सितंबर 2000 को भारत सरकार के गजट में प्रकाशित किया गया था। इस नियम में नगर पालिकाओं के द्वारा ठोस अपशिष्ट को इकट्ठा करना, समापन करना एवं पुनः उपयोग हेतु विस्तृत निर्देश उल्लेखित हैं। इस नियम के अनुसार नगर पालिकाओं को जो भी सॉलिड वेस्ट है उनको इकट्ठा करना और उनको डिस्पोज करना, समापन करना और उन्हें पुनः उपयोग हेतु और कौन सी वेस्ट को वो पुनः उपयोग कर सकते हैं, इसकी विस्तृत इसमें निर्देश दिए गए हैं। यह नियम सभी नगर पालिकाओं पर ठोस अपशिष्ट के संग्रह, कलेक्शन, छांटना, और भंडारण, परिवहन, उपचार एवं निस्तारण लागू करता है और इन प्रावधानों को लागू करना नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है। ठोस अपशिष्ट के उपचार
करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए फॉर्म संख्या 1 पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा समिति को आवेदन करना आवश्यक होता है। ठीक है, अगर ठोस सॉलिड वेस्ट का अगर ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए फॉर्म संख्या 1 पर जो भी स्टेट बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन होती है उसकी अथवा कोई समिति होती है उस पर ये अप्लाई करना पड़ता है। और ऐसे नियमों को लागू करने के लिए सूची 1 में वर्णित विधि के अनुसार ही नगर पालिका द्वारा ये नियम लागू किए जा सकते हैं। ठीक है, नगर पालिकाओं को चाहिए कि वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट फॉर्म संख्या 2 पर 30 जून से पहले संबंधित राज्य के शहरी विकास विभाग के सेक्रेटरी इंचार्ज या मेट्रोपॉलिटन शहर के मामले में संघ राज्य यूनियन टेरिटरी के सेक्रेटरी इंचार्ज को सौंप दी जानी चाहिए। ठीक है, और गांव या शहरों के मामले में वार्षिक रिपोर्ट जो है जिला अधिकारी या डिप्टी कमिश्नर को देनी चाहिए। ठीक है, और उनकी एक कॉपी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा कमेटी को भी देनी चाहिए। और क्या कहते हैं, किसी भी गांव या शहर में उत्पन्न होने वाले नगर पालिका अपशिष्ट या प्रबंधन एवं हस्तगत सूची 2 में उल्लिखित विधि के अनुसार ही करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी गांव या शहर में अगर कोई नगर म्यूनसिपल वेस्ट होता है तो उसको उसकी हैंडलिंग और मैनेजमेंट, ठीक है, सूची 2 के अनुसार करनी चाहिए। और लास्ट टॉपिक है नगर पालिका अपशिष्ट के उपचार एवं निस्तारण, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल की सुविधा या तो नगर पालिका को स्वयं या अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले व्यक्ति के द्वारा स्थापित की जानी चाहिए। इस कार्य हेतु सूची 3 एवं सूची 4 के अनुसार स्थापित मानकों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होता है। मीन्स एक सूची दी गई है, सूची 3 और सूची 4 में जो भी मानक हैं उनके अनुसार अगर प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल या तो नगर पालिका कर सकता है या तो उस व्यक्ति को करना पड़ता है जो भी यह अपशिष्ट उत्पन्न कर रहा है जो। और तीसरा है रिसाइक्ल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एंड यूजेज अमेंडमेंट रूल 2000, पुनः निर्मित प्लास्टिक निर्माण एवं उपयोग संशोधन नियम 2000। इस नियम में अनेक प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यह नियम जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अनुच्छेद 3 और उप अनुच्छेद 2 तथा 25 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ये प्लास्टिक मैन्युफैक्चर सेल एंड यूजेस रूल 1999 जो है ये वाइड यशोद 705 सेक्शन ई दिनांक 25 सितंबर को 1999 को भारत सरकार के गजट में इसको शामिल किया गया था। और इसका संशोधन जो है यशो 699 सेक्शन ई में 17 जून 2003 को किया गया था। ठीक है, इस नियम में जहाँ कहीं थैली का उल्लेख किया गया है वहाँ थैले कैरी बैग में आशय प्लास्टिक के थैली से है। जहाँ जहाँ भी इस नियम में थैली का कहीं भी कोई भी वर्ड अगर थैली है तो उसको कैरी बैग या उसका जो भी मतलब है वो प्लास्टिक की थैली से यहाँ किया गया है। यानी मूल प्लास्टिक या पुनः चक्रीय प्लास्टिक यानी कि वर्जिन जो भी प्लास्टिक होती है जो फर्स्ट टाइम प्लास्टिक बनाई जाती है या रिसाइकल्ड प्लास्टिक होती है जो दोबारा बनाई जाती है के नम्न अथवा सुदृढ़ बर्तन को इस नियम के केवल बर्तन कहा जाता है। इसका मतलब है कि जो भी वर्जिन प्लास्टिक है या रिसाइकल्ड प्लास्टिक है इसके जो बर्तन होते हैं उसको यहाँ कंटेनर कहा जाता है, केवल सिर्फ बर्तन ही कहा गया है। जैसे प्लास्टिक के थैले अथवा बर्तनों में बंद की गई सामग्री के विक्रेताओं को वेंडर कहा जाता है। जो भी प्लास्टिक के थैलों में या बर्तनों में कोई सामग्री बंद करते हैं तो उसे विक्रय करते हैं तो उसे वेंडर कहा गया है। इन प्लास्टिक के थैलों अथवा पात्रों का आकार 20 × 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और मोटाई जो होती है 20 माइक्रोन से कम ना हो। ठीक है, और कोई भी वेंडर पुनः रिसाइकल्ड प्लास्टिक के थैले अथवा बर्तन का प्रयोग किसी भी तरह से नहीं कर सकता। जो भी वेंडर हैं अगर उस पर कोई सामान रखता है तो वो केवल वर्जिन प्लास्टिक होनी चाहिए, वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए। और प्लास्टिक के थैले जो भी प्लास्टिक के बने थैले
अथवा पात्र प्राकृतिक रंग अथवा सफ़ेद रंग के होने चाहिए। ठीक है, जो भी है नेचुरल इसमें कलर होने चाहिए या सफ़ेद रंग के थैले होने चाहिए। ठीक है, जो प्लास्टिक के जो भी थैले होते हैं उन्हें सफ़ेद रंग या नेचुरल कलर के ही होने चाहिए। और 50 प्लास्टिक के थैलों का न्यूनतम भार 150 ग्राम होना चाहिए। अगर 50 प्लास्टिक के थैले हैं तो उनका कम से कम भार 105 ग्राम होना चाहिए। और इस भार में हम 5% कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसमें 5% का अंतर हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और प्लास्टिक थैलों के निर्माताओं को थैले अथवा पात्रों के ऊपर आईएस पर 14534-1998 अवश्य अंकित करना चाहिए, और इन पर रिसाइकिल्ड मटेरियल अथवा वर्जिन प्लास्टिक भी लिखा होना चाहिए। जो भी प्लास्टिक थैली जो भी कंपनी बना रही हैं तो उन्हें एक रूल है एज पर आईएस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 14534-1998, इस पे अवश्य प्रिंट करना चाहिए, और उस पर ये भी प्रिंट करना चाहिए कि ये रिसाइकिल्ड मटेरियल है या वर्जिन प्लास्टिक है। ठीक है, और इस नियम के अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के मामले में राज्य प्रदूषण बोर्ड की होती है। ठीक है, जो भी क्या कहते हैं इस नियम का पालन करवाने के लिए या तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी में राज्य प्रदूषण बोर्ड, ठीक है, स्टेट बोर्ड ऑफ पोल्यूशन की होती है इन सब जिम्मेदारियों को पालन कराने की। ठीक है, और सभी निर्माताओं को फॉर्म संख्या 1 पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा समिति में निर्माण के लिए पंजीकरण कराने हेतु अथवा इकाई नवीनीकरण हेतु नए नियम के प्रकाशन की तिथि से 4 महीने के अंदर आवेदन करना जरूरी है। अगर कोई नई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसके लिए फॉर्म संख्या 1 पर स्टेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन, और या फिर उसे नवीनीकरण कराना है, रिन्यू कराना है, तो उसके लिए 4 महीने पहले ही आवेदन कर देना ज़रूरी होता है।